चलो वेरी गुड इवनिंग। आते हैं शेयर कैपिटल में नए टॉपिक में, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमें ये जो बैलेंस शीट बनानी है किसके लिए बनानी है? कंपनी के लिए। अभी तक अपन ने बैलेंस शीट कैसे बनाना सीखा, अगर याद हो तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। एक साइड में क्या लिखते थे, एक साइड में क्या लिखते थे। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल्स के लिए, फर्म के लिए ओके, बट एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाई किया हमें वही फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, पार्ट सी का हमारा पहला टॉपिक यही है, जिसमें हम बैलेंस शीट कैसे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बनाना है वो सिखाऊंगा। ट्रेडिंग इन पीएनएल का दूसरा नाम हो गया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैसे बनाना है वो बताऊंगा कंपनीज के केस में। बट बैलेंस शीट हमें यहाँ भी काम आएगी, तो मैं जितना यहाँ काम आएगा उतना आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कौन से एक्ट में दिया है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में हमें क्या किया, जो फॉर्मेट स्पेसिफाई किया उस फॉर्मेट को यूज करके वही फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए फॉर कंपनीज बनेगा। फॉर्मेट क्या है हमारा? वर्टिकल फॉर्मेट। पहले क्या होता था? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बट अभी हमें जो फॉर्मेट दिया है हमें वो फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट क्या है, ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट में हमें देखो क्या क्या दिया होगा। फर्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम फॉर नोट नंबर, थर्ड कॉलम फॉर करेंट ईयर वैल्यूज एंड फिर प्रीवियस ईयर वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। हमें वर्टिकली बैलेंस शीट बनाना है, जो फॉर्मेट दिया वही फॉर्मेट फॉलो करना है और कोई चीज फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज। सबसे पहले क्या लिखना है? लायबिलिटीज का नाम क्या है यहाँ पे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड, इसके अंदर ये हमारा क्या हो गया? लायबिलिटीज है, लायबिलिटी वाला साइड हो गया। इसको 4 मेजर हेड्स में डिवाइड किया। पहला मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। पहला मेजर हेड क्या है हमारा? शेयर होल्डर्स फंड बन जाएगा ये। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला मेजर हेड क्या है? क्लियर है? इसके अंदर 3 चीज आएगी। इसको फर्दर सब क्लासिफाई किया, इसके अंदर 3 चीज आएगी। ठीक है, पहला क्या है हमारा? शेयर कैपिटल। फर्स्ट इज योर, सेकंड इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेकंड इज योर, एंड थर्ड इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुमसे कहीं पूछेगा भी नहीं। जब हम पार्ट सी पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं सिर्फ इसका बता दूंगा कि इसका थर्ड पॉइंट क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स क्या होता है वो अभी हमें डिस्कशन नहीं करना है, एंड इसका मतलब क्या है वो भी नहीं, ये इवेलुएट भी नहीं करेंगे इसका मीनिंग क्या है, क्या इफेक्ट आएगा। क्लियर है? इसका कोई यूज नहीं है। फिर हमारा जो सेकंड मेजर हेड है वो क्या है, ध्यान से सुनना। दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। सेकंड मेजर हेड क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? हमें एप्लीकेशन के लिए पैसा मिल गया, अभी हमने लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं किया, अलॉटमेंट होना, हमें शेयर्स मिल गया, लोगों शेयर्स के लिए पैसा मिल गया, अभी हमने किसी को शेयर्स अलॉट नहीं किया, अलॉट होना, इसको हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग। इसके अंदर कुछ नहीं आता, ये सिंगल पॉइंट है, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा थर्ड मेजर हेड क्या है? थर्ड मेजर हेड इज योर नॉन करेंट लायबिलिटीज। थर्ड मेजर हेड क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटीज। और फोर्थ मेजर हेड क्या है? करेंट लायबिलिटीज।
फोर्थ मेजर हेड क्या है, थर्ड क्या है। इन दोनों के अंदर चार चार चीज आएगी, ध्यान से सुनना। ए पॉइंट में यहाँ क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। वहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। सेकेंड पॉइंट दोनों में चेंज है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, ये सब अपन बाद में देखेंगे, इसको वैसे इवेल्युएट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल। सेकेंड पॉइंट में ट्रेड पेबल के अंदर दो ही चीज आती है, ये याद रखना। एक आता है क्रेडिटर्स और एक होता है बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और किसके अंदर आएगा, ट्रेड पेबल, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट, दोनों में क्या आएगा, अदर। दोनों में क्या आएगा, अदर। तो अदर्स में क्या आएगा, ध्यान से सुनना। अदर में आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या लिखोगे, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अदर, तो यहाँ पे क्या लिखना है, अदर करंट लाइबिलिटीज बन जाएगा। फिर इसका फोर्थ पॉइंट, दोनों में फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोविजंस। एक में क्या लिखना है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एक में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्लियर है, ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड, ठीक है। शेयर कैपिटल की वैल्यू कैसे आई, शेयर्स इक्विटी शेयर्स हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स। तो वैल्यू कैसे आई, ये हमें कहाँ शो करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में। वैल्यू कैसे आई कहाँ शो करना है, बनेगा तो बैलेंस शीट के नीचे हमें क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट। शेयर कैपिटल की वैल्यू कैसे आई, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नोट नंबर 1। तो बैलेंस शीट के नीचे मैं क्या बनाऊंगा, नोट्स टू अकाउंट्स। उसमें शेयर कैपिटल की वैल्यू कैसे आई वो बताना है, आज अपन वही सीखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट वाले टॉपिक में हमें सिर्फ ये काम आएगा, शेयर कैपिटल। सेकंड हमें काम क्या आएगा, रिजर्व्स एंड, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में और कोई चीज काम आने वाली, कोई दिक्कत। लाइबिलिटी साइड में कितने मेजर हेड्स, 4। कौन कौन सा, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और कोई तकलीफ किसी को इसमें, बनेगा। मीनिंग इसका ये भी इवेलुएट नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत इजी है, लॉजिकली सोच सकते हो। क्या है इसका मतलब, हमें एप्लीकेशन के लिए पैसा मिल गया, अभी किसी को शेयर्स अलॉट नहीं हुआ है, अलॉटमेंट होना, सबसे पैसा मिल गया एप्लीकेशन के अगेंस्ट में, अभी हमने किसी को शेयर अलॉट नहीं किया, तो जो पैसा हमारे पास आया हुआ वो क्या है, एक लाइबिलिटी। अलॉटमेंट होना बाकी है। सपोज अलॉटमेंट कर दिया, अलॉटमेंट कुछ लोगों को शेयर नहीं दिया, तो उनका पैसा हमें वापस भेजना होता है। तो सपोज वो नहीं भेजा है, तो वो भी एक लाइबिलिटी। हमें पैसा मिल गया, हमने शेयर्स अलॉट कर दिया, कुछ लोगों को शेयर्स हमने दिए, तो उनका पैसा वापस रिटर्न करना है, अभी किया नहीं करना, वो भी लाइबिलिटी है। बट वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा अपन बाद में देखेंगे, जब अपन क्या पढ़ेंगे, पार्ट सी फर्स्ट टॉपिक। ये उसी में इस साल ही पढ़ना है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े तो ये हमारा क्या खत्म हुआ, लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड उसके नीचे बनेगा, बट अभी मैं तुमको साइड बाय साइड बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखना है हमें, हमारे एसेट्स। अभी अपन ने क्या फिनिश किया, लाइबिलिटी साइड। कितने मेजर हेड्स, एसेट्स में कितने मेजर हेड्स, 2। एसेट्स में कितने मेजर हेड्स, 2। क्या क्या है मेजर हेड्स, ध्यान से सुनना। पहला मेजर हेड क्या है हमारा, नॉन करेंट एसेट्स, पहला मेजर हेड। तो दूसरा क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें। इसके अंदर क्या क्या आता है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट मतलब मेजर हेड का सब पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा फिक्स्ड एसेट्स। पहले क्या आएगा, ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स। तो फर्दर 4 सब हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब आगे बोलो जरा, बोलो आगे, ध्यान से सुनना। कैपिटल एस, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस
और लास्ट हमारा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नॉन करेंट एसेट्स में फर्स्ट सब हेड क्या, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आएगा, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब सपोज एक बिल्डिंग मैं खुद बनवा रहा हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक मशीन मैं खुद बनवा रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट होना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगा। और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट का मतलब, सपोज मैंने किसी पेटेंट के लिए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया, अभी पेटेंट कॉपीराइट मिला नहीं मिलना, सॉफ्टवेयर बन रहा है, बना नहीं है, तो वो क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट अंडर। क्लियर है? बन जाएगा। नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं, पार्ट सी में हमें डिटेल में पढ़ना है। शेयर कैपिटल में इसका यूज नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स आ सकता है अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला क्वेश्चन है। तो हमने एंट्री देखा था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो वहां पे ये आ सकता है, कोई दिक्कत। सेकंड इसका जो सब हेड है वो हमारा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट। थर्ड हमारा यहाँ पे सब हेड है डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट, इसको भी इवेल्युएट नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर फोर्थ हमारा यहाँ पे सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड फिफ्थ क्या है, जो इन सब में नहीं आया वो क्या आ जाएगा, अदर नॉन करेंट एसेट बन जाएगा। कोई दिक्कत? चलो ध्यान देना, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स मैं थोड़ी देर में ले रहा हूँ, सिर्फ अभी हेड्स के नाम याद रखना। एसेट्स में फर्स्ट मेजर हेड क्या है, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में हमने क्या क्या देखा, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर है? आते हैं करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट किया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, करेंट इन्वेस्टमेंट्स बन जाएगा। फिर सेकंड क्या आ जाएगा, ट्रेड इन्वेंट्रीज। सेकंड क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है मालूम है, स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को 6 सब हेड्स में डिवाइड किया हुआ है, बन जाएगा। क्या क्या, सबसे पहले रॉ मटेरियल, सेकंड वर्क इन, बनना स्टार्ट हो गया, फिनिश नहीं हुआ। फिर थर्ड बन के रेडी है, फिनिश गुड्स, ठीक है। फोर्थ स्टॉक इन ट्रेड, अगर मैं ट्रेडर हूं, मैं ट्रेडर हूं, खरीद रहा हूं वापस बेचने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा। एंड इसके बाद दो हमारा क्या है, एक है लूज टूल्स, एक हमारा क्या है, और फिर हमारा आ जाएगा स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड। तो ये इन्वेंट्रीज के 6 सब हेड्स। शेयर कैपिटल में ये भी यूज होने वाला, सिर्फ अभी एक बार आइडिया आना चाहिए, क्योंकि अब हमें 1 महीने के बाद पार्ट सी भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का पार्ट है ये। इसके बाद थर्ड हमारा यहाँ पे सब हेड क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में क्या क्या आया था, ट्रेड पेबल में क्या क्या आया था, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, डेटर और बिल रिसीवेबल, याद रखोगे, कोई दिक्कत। फोर्थ सब हेड क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमें काम आएगा, कैश एंड। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होगा, इसमें क्या आएगा, फॉर अ टाइमिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड। अभी 3 चीज याद रखो, क्या क्या, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और चेक इन हैंड। क्लियर है? तो ये सब किस हेड में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो हमें इस टॉपिक में ये काम आएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसके बाद क्या आएगा, ई पॉइंट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और जो इन 5 हेड्स में नहीं आया वो कहां जाएगा, अदर करेंट एसेट्स में। कोई दिक्कत? अभी तुम्हें सिर्फ हेड्स याद रखना है
किस हेड में क्या आता है वो अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कब, थर्ड बुक में। क्लियर है? अभी हमें शेयर कैपिटल में क्या काम आएगा वो मैं टिक कर देता हूं, और सिर्फ हम उतना ही पार्ट देखेंगे, उसकी वैल्यू कैसे आएगी वो मैं सिखा रहा हूँ। क्लियर है? जल्दी से एक बार बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट देखते हैं कैसे बनेगा, वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, इक्विटी एंड, इसके अंदर कितने मेजर हेड्स, कौन कौन सा, शेयर होल्डर्स फंड्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, और कोई दिक्कत, फिर क्या लिखना है, वो लाइबिलिटीज के नीचे आएगा। इसमें पहला मेजर हेड, दूसरा मेजर हेड नॉन करेंट एसेट्स में, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर डिफर्ड टैक्स एसेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करेंट एसेट्स, फिर हमें क्या करना है, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में क्या क्या, फिर ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद कैश एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड और अदर करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, एक क्वेश्चन था अभी थर्ड पॉइंट में, टेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस। टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस कैसे होगा? एक क्वेश्चन है, टेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे मशीन है तो मशीन तो एक फिक्स एसेट्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो तुमको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बताया था, मतलब एक मशीन जो रेडी नहीं है, मैं खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अभी तक रेडी, तो उसमें जितना मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो हमारा क्या बन गया, कैपिटल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगा, कोई दिक्कत। एंड इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट भी याद रखना, अभी सिर्फ नाम याद रखो। अब देखो हमें शेयर कैपिटल टॉपिक में क्या काम आएगा, हमें इस टॉपिक में क्या बनाने आएगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं आएगी, क्या आएगी, तो क्या क्या काम आएगा, एक तो शेयर होल्डर्स फंड वाला मेजर हेड, उसमें क्या काम आएगा, शेयर कैपिटल, उसमें क्या काम आएगा, रिजर्व्स एंड, ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो कहीं भी पूछने वाले। इसके अलावा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी काम नहीं आएगा। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी काम आने वाला नहीं है, और करेंट लाइबिलिटीज भी काम आने वाला, कोई दिक्कत। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स भी काम आने वाला, और करेंट एसेट्स में क्या काम आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर याद हो एंट्रीज में बार बार अपन क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक कहाँ आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो बैंक का बैलेंस कितना है वो काम आएगा। फिर शेयर कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ाई, शेयर कैपिटल कहाँ दिखेगा, शेयर होल्डर्स फंड में, और क्या काम आएगा, रिजर्व एंड एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और सिर्फ दो ही रिजर्व्स है, बहुत सारी हमारे टॉपिक में क्या काम आएगी, सिर्फ दो, बहुत सारी रिजर्व्स हैं, WCR, IFR, जनरल रिजर्व्स, ठीक है, बट अभी हमारे टॉपिक में सिर्फ कितने आएगी, दो, SPR और जो हमने एंट्रीज पास की थी ना उसके अकॉर्डिंगली। समझ में आया? तो अगर तुम्हें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने आया तो हमें क्या क्या काम आएगा, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखोगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें पहला मेजर हेड क्या, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें क्या काम आएगा, शेयर कैपिटल, उसमें क्या काम आएगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है? तो उसकी वैल्यू कैसा है ये हमें कहाँ शो करना है, नोट्स टू अकाउंट्स, कहाँ बताना है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस से, ये बहुत इजी है क्योंकि, क्लियर है। बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे हमें क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स, क्या बनाना है, इसमें अभी अपन क्या बना रहे हैं, सपोज रिजर्व्स एंड सरप्लस में, इस टॉपिक में क्या आएगा, दो ही चीज, सिर्फ कौन कौन सी रिजर्व्स हैं, SPR और
और ये भी बहुत इजी है। कैपिटल रिजर्व तो तुमने अगर नोट किया होगा कितनी एंट्रीज में आता है, सिर्फ एक, सिर्फ कौन सी, कब आता है, जब हमने शेयर्स री इश्यू किया और री इश्यूड शेयर्स पे क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है, तो उस एंट्री का जो अमाउंट है वो कहाँ आ गया, कैपिटल रिजर्व के सामने बन जाएगा। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, जो शेयर्स री इश्यू किया उस पे जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ आएगा, कैपिटल रिजर्व में बन जाएगा, आखिरी एंट्री वाला अमाउंट बन जाएगा। आगे बढ़े, अब आता है एसपीआर। एसपीआर की वैल्यू कैसे आएगी, सुनो। एसपीआर कहाँ देखा, अगर या जहां जहां भी हमने प्रीमियम ड्यू किया या जहां पे हमने प्रीमियम कैंसिल किया या री इश्यू की एंट्री में, इसके अलावा एसपीआर कहीं आता, क्लियर है। कौन कौन सी एंट्री में आ सकता है, अगर याद हो तो, सेकेंड एंट्री, जिस दिन हमने शेयर्स अलॉट किए, अगर एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम है तो सेकेंड एंट्री में आएगा, अगर अलॉटमेंट में है तो, ठीक है, फिर हमें अलॉटमेंट का पैसा मिला, फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो फिफ्थ एंट्री। और कहाँ आ सकता है, फोर फीचर की एंट्री में। उसके बाद कहाँ आ सकता है, जितना प्रीमियम नहीं मिला वो कैंसिल करते हैं तो फोर फीचर वाली एंट्री में। और री इश्यू, अगर री इश्यू किस पे किया है, प्रीमियम पे, क्लियर है। तो जहां जहां एसपीआर अकाउंट, जहां जहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आया है, क्रेडिट वाली अमाउंट्स को ऐड कर लो और डेबिट वाली अमाउंट्स को ऐड कर लो और दोनों का क्या निकाल लो, डिफरेंस। जहां जहां एसपीआर क्रेडिट में दिख रहा है उसको ऐड कर लो, जहां जहां एसपीआर कहां दिख रहा है, डेबिट में, उसको क्या कर लो, ऐड, और दोनों का क्या निकाल लो, डिफरेंस बनेगा। कोई दिक्कत, क्रेडिट ऑफ एसपीआर का टोटल, डेबिट ऑफ एसपीआर का टोटल, दोनों का डिफरेंस बन जाएगा। एक तरीके से मैंने क्या बनाया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक तरीके से मैंने क्या बनाया, अकाउंट बनाते हैं अपन, उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन उसको उसमें पोस्ट किया और क्या निकलता है, बैलेंस। बैलेंस कैसे आता है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल का डिफरेंस। कोई दिक्कत किसी को इसमें, आगे बढ़ू, क्लियर है। एसपीआर अकाउंट बन जाएगा सबको। एसपीआर अकाउंट कैसे आएगा, जहां जहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने क्या किया, क्रेडिट, और जहां जहां पे उसको क्या किया, डेबिट, दोनों का टोटल करके डिफरेंस बन जाएगा। इन दोनों को टोटल करो, इन दोनों को टोटल करो तो हमें क्या मिल गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल। ये कहां लिखना है हमें, बैलेंस शीट में, रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने बन जाएगा। कोई तकलीफ, बन जाएगा ये। आगे बढ़ू, सबको रिजर्व्स एंड सरप्लस समझ में आया, जल्दी से हैंड रेज करते चलो ऑनलाइन में। रिजर्व्स एंड सरप्लस बहुत इजी है, सिर्फ दो ही चीज, क्या क्या, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व कहां से मिलेगा, आखिरी एंट्री से, और एसपीआर कहां मिलेगा, जिस जिस एंट्री में क्रेडिट क्या ऐड करते जाओ, जिस जिस एंट्री में डेबिट है उसको टोटल ऐड कर लो और दोनों का क्या निकाल लो, डिफरेंस बन जाएगा। आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा टफ अब आते हैं। फर्स्ट हमारा, हमने नोट्स टू अकाउंट्स में क्या बनाया था, शेयर कैपिटल। हमने क्या बनाया, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की वैल्यू कैसे आएगी, शेयर कैपिटल में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, इसके तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या लिखना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सबसे पहले पार्ट में क्या लिखना है, क्लियर है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। कोई दिक्कत, वैल्यू कैसा आएगा अभी मैं सिखाऊंगा, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे टफ चीज है, बहुत लोगों को नहीं बनता है। फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है, सेकेंड पॉइंट में, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली, क्लियर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका कॉल्ड अप वैल्यू और उसमें से माइनस क्या कर देना है, उसमें से उस माइनस क्या कर देना है, कॉल्स इन अरियर। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड क्या लिखना है, इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है कॉल्स इन अरियर। तो इसकी वैल्यू कैसा आएगा वो बताऊंगा अभी। और लास्ट इसका पॉइंट क्या है,
शेयर फॉरफीचर अकाउंट। लास्ट इसका पॉइंट क्या है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इन तीनों का वैल्यू निकालो, टोटल करना है इन तीनों का, जो भी आंसर आएगा इन तीनों को टोटल करके जो भी आंसर आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे पहले जो इजी है अपन उस पे जाते हैं, डेट इज, क्लियर है? ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। शेयर फॉरफीचर का वैल्यू निकालना दो तरीके से हो सकता है। पहला है शेयर फॉरफीचर का क्या बना लो? अकाउंट। अकाउंट मतलब जहां जहां शेयर फॉरफीचर क्या है? क्रेडिट में, और जहां जहां शेयर फॉरफीचर का है? डेबिट में। क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल का डिफरेंस बन जाएगा। जहां जहां शेयर फॉरफीचर कहाँ आया? क्रेडिट में, उसको ऐड करो। जहां जहां शेयर फॉरफीचर कहाँ आया? डेबिट में, उसको टोटल करो। दोनों का क्या निकाल लो? चलो जल्दी से बताते चलना, शेयर फॉरफीचर किस किस एंट्री में आता है? एक तो फॉरफीचर वाली एंट्री में, फिर री इशू वाली एंट्री में आ सकता है, री इशू और लास्ट एंट्री, और लास्ट एंट्री। क्लियर है? तो जहां जहां शेयर फॉरफीचर अकाउंट आया, क्रेडिट वाली चीजों को ऐड करते जाओ और डेबिट वाली चीजों को ऐड करके माइनस कर दो। तो जब हमने फॉरफीट किया, शेयर फॉरफीचर कहां दिखेगा? क्रेडिट में। री इशू करते समय कहां दिखेगा? और लास्ट एंट्री में भी कहां दिखेगा? क्लियर है? तो जहां जहां शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया, ऐड कर दो। जहां जहां डेबिट किया, जहां जहां ऐड करो, उसका क्या निकाल लो? डिफरेंस। पहला तरीका बहुत इजी है। दूसरा तरीका ध्यान से सुनना लॉजिकली। दूसरा तरीका क्या है? दिस इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट ऑन शेयर्स not yet reissued. This is equal to amount forfeited on shares, मतलब जो शेयर्स अभी तक री इशू नहीं हुआ उसके ऊपर जो अमाउंट फॉरफिट किया है उसको अपन क्या बोलेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सपोज मैंने कितने शेयर फॉरफिट किए? 1000। कितने शेयर फॉरफिट किए? उसमें से री इशू कितने कर दिए? तो कितना री इशू नहीं हुआ? तो 400 शेयर्स पे जो अमाउंट फॉरफिट किया वो आ जाएगा शेयर फॉरफीचर के सामने। समझ में आया? जो 600 शेयर्स री इशू कर दिया उस पे जो प्रॉफिट हुआ वो कहां ट्रांसफर कर दिया? क्लियर है? और जो 400 शेयर्स री इशू होना, इस पे जो अमाउंट फॉरफिट हुआ है अभी, ये रियलाइज प्रॉफिट, तो ये अमाउंट हमें कहां दिखेगा? शेयर फॉरफीचर के सामने। क्लियर है? दो तरीके से बताया। पहला तरीका क्या है? बाय मेकिंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्रेडिट वाला शेयर फॉरफीचर ऐड कर लो, डेबिट वाला शेयर फॉरफीचर ऐड करो, डिफरेंस निकाल लो। और दूसरा तरीका क्या बताया? जो शेयर्स अभी री इश्यू होना, उस पे जो अमाउंट फॉरफिट किया उसको हम क्या बोलेंगे? वो कहां रिकॉर्ड करना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। बनेगा? कोई दिक्कत? चलो इसको है ना, मैं तुम लोग को जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर वहां से प्रूफ करके भी बताता हूं। याद है क्वेश्चन नंबर 8 हमने कितने शेयर फॉरफिट किए थे? ए के 600 और बी के दोनों के मिला के री इशू कितने किए? 900। ठीक है, कितने शेयर्स री इशू होना बाकी है? 300। तो बी के 300 शेयर्स री इशू नहीं हुआ, तो बी के 300 शेयर्स में कितना फॉरफिट क्या निकाल सकते हो? 600 शेयर्स में कितना? तो 300 शेयर्स में कितना? 2100। तो शेयर फॉरफीचर के सामने कितना आएगा? 2100। शेयर फॉरफीचर के सामने कितना आएगा? समझ में आया? जो शेयर्स री इशू होना उस पे जो अमाउंट फॉरफिट किया वो क्या होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस। अब अपन क्रॉस वेरीफाई करके देख ले फर्स्ट मेथड से। शेयर फॉरफीचर देखो कौन कौन सी एंट्री में आता है? फॉरफीचर वाली एंट्री में एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर कितना आ रहा है? शेयर फॉरफीचर यहाँ पे 8400 से क्या किया? क्रेडिट। बनेगा? फिर कहां आता है? री इशू वाली एंट्री में एंट्री नंबर 8 दिख रहा है यहाँ पे, डेबिट किया कितने से? 1800। फिर लास्ट एंट्री में फिर से डेबिट किया कितने से? और कोई एंट्री में आया शेयर फॉरफीचर? डेबिट कितने से किया? टोटल 6000। क्रेडिट कितने से किया? डिफरेंस कितना? 2100 रुपए का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। मैंने भी तो 2100 ही बताया था तुम्हें।
समझ में आया? शेयर फोरफीचर का बैलेंस कितनी तरीके से आ सकता है? दो तरीका। पहला, शेयर फोरफीचर अकाउंट बना लो, जहां जहां शेयर फोरफीचर क्रेडिट किया ऐड, जहां जहां शेयर फोरफीचर डेबिट किया ऐड करके क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल का डिफरेंस बन जाएगा। दूसरा तरीका, जो शेयर्स अभी री इश्यू होना उसका जो फोरफिटेड अमाउंट है वो कहां दिखेगा? शेयर फोरफीचर का बैलेंस बनेगा। ट्रिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में वो तुम्हें ट्रिक से अमाउंट निकालते भी बनना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छी चीज है, 99.9999% बच्चों को भी सेकंड ट्रिक नहीं बनेगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब बचा क्या? सब्सक्राइब एंड फुली पेड सब्सक्राइब बट। इसके लिए हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, ध्यान से सुनना एक एक करके। इसके लिए हमें पहला कंसेप्ट क्या पढ़ना है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। पहला कंसेप्ट इज फर्स्ट कंसेप्ट इज, ध्यान से सुनना, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कवर हो रहा है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब जितने शेयर्स के साथ कंपनी रजिस्टर्ड है, जितने शेयर्स के साथ अपनी लाइफ टाइम में कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, कितना किया नहीं, कितने कर। समझ में आया? सपोज एक कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹। तो कितने शेयर्स के साथ कंपनी रजिस्टर्ड है? 1 लाख। ठीक है, तो इसका रजिस्टर्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख शेयर। एंड ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हो गया? मतलब कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर्स के थ्रू कितना फंड्स रेज कर सकती है? 10 लाख रुपए। कोई दिक्कत? अपनी लाइफ टाइम में 1 लाख से ज्यादा शेयर्स वो इशू कंपनी इसको चेंज कर सकती है क्या? चाहे तो कर सकती है, कंपनी के हाथ में है ना। मुझे एक्सपेंड करना है तो हमने और फंड्स रेज करने के लिए सोचा, कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करके इसको हम चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? फर्स्ट टर्म इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल। फर्स्ट टर्म अभी अपन ने क्या देखा? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब अमाउंट विथ विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। ठीक है, जितना कंपनी मैक्सिमम अपनी लाइफ टाइम में शेयर्स के थ्रू रेज कर सकती है, कहां दिया होगा? उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्लियर है? तो जितने शेयर्स के साथ कंपनी रजिस्टर्ड है, जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम इशू कर सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल बनेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसी का सेकेंड टर्म देखो क्या है हमारा? इशूड कैपिटल। सेकेंड टर्म इज इशूड कैपिटल का मतलब क्या है? सब ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर कर दिया। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने लोगों को ऑफर किया है। 1 लाख शेयर में से मैंने सपोज पब्लिक को कितने शेयर्स के लिए ऑफर किया है? 10,000 शेयर्स। 1 लाख शेयर्स के साथ कंपनी रजिस्टर्ड है। अभी मैंने तुम लोग को कितने शेयर्स के लिए ऑफर दिया? तो ये मेरा क्या बन गया? इशूड कैपिटल बनेगा। इशूड कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो इशूड कैपिटल कितना हो गया? ₹1 लाख बनेगा। मैंने तुम लोग को ऑफर कर दिया कितने शेयर्स? तो कंपनी ने जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए अभी तक, वो हमारा क्या बन गया? इशूड कैपिटल। कोई तकलीफ? आगे बढ़ू? चलो, थर्ड पार्ट क्या है? ये अब काम का है। यहाँ पे ध्यान से सुनना। थर्ड पार्ट इज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। थर्ड पार्ट इज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मैंने कि तुम लोगों को कितने शेयर्स के लिए ऑफर किया? 10,000 शेयर्स के लिए। सपोज पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया? 9,000। पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया? तो मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो गया? 9,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना आ गया? ₹95,000 बन जाएगा। किसी को समझ में आया? सबको ये बन जाएगा?
अभी तक अपन ने कितनी चीज देखी? 3। ऑथराइज मतलब जितना कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर्स के थ्रू रेस कर सकती है, दैट इज ऑथराइज कैपिटल। उसका जो पार्ट हमने पब्लिक को ऑफर कर दिया, दैट इज इशूड कैपिटल। उसमें से लोगों ने जितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, दैट इज बनेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। फोर्थ हमारा क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। फोर्थ इज योर कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब जितना कंपनी ने पैसा मांग लिया। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। कंपनी ने सपोज कितना मांगा है उस पे? 8 रुपए। कितने शेयर्स पे? 9,500 शेयर्स पे कंपनी ने कितना मांगा? ₹8 कॉल्ड अप। ₹8 मतलब अभी 2 रुपए कॉल करना। समझ में आया? 10 रुपए का शेयर है, मैंने तुमसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स है, अभी तक कितना पैसा मांग लिया? 8 रुपए। अभी तक कितना मांगा? 8 रुपए। 2 रुपए अभी मांगना बाकी है। कोई दिक्कत? 2 रुपए अभी मांगना। तो जितना कंपनी मांग चुकी है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। इस केस में कितना हुआ? 76,000 रुपीज। मैंने लोगों से कितना मांग लिया? मतलब मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुका हूं कितने से? 76,000 रुपीज से। कोई दिक्कत? एंड इसका लास्ट पार्ट क्या है? ध्यान से सुनना। पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है? जितना पेड अप कैपिटल, जितना हमें कॉल्ड अप कैपिटल में से मिल गया, कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना, वो हमारा क्या है? पेड अप कैपिटल। मैंने लोगों से अभी तक कितने पैसे मांग लिए? 76। सपोज एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने एक इंस्टॉलमेंट 2 रुपए का नहीं दिया। कितना नहीं मिला? 1000। कितना मिल गया होगा? 75। तो कैसे आएगा? ध्यान से सुनना। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कितना है? ₹76,000। उसमें से माइनस क्या करना है? जो ड्यू करने के बाद नहीं मिला। ड्यू करने के बाद जिसे अपन क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन, कितना नहीं मिला ड्यू करने के बाद? 1000। तो हमारा पेड अप कैपिटल कितना बनेगा? तो जो हमारा पेड अप कैपिटल होगा वो कहाँ दिखता है? शेयर कैपिटल में। ठीक है? तो आज मैंने अभी तुम लोग को ये 5 टर्म्स बताए। क्या क्या? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और पेड अप। कॉल्ड अप मतलब कितना कंपनी उन शेयर्स पे पैसा मांग चुकी है, और पेड अप मतलब मांगने के बाद जितना मिल गया। मांगने के बाद जितना, दैट इज पेड अप। कैसे आएगा? कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर। कोई दिक्कत? चलो, ये 5 टर्म समझ में आए? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अनुष, अपन इसका पार्ट नहीं है, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है? वापस लास्ट वाला पार्ट क्या है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब ड्यू करने के बाद जो मिल गया वो पेड अप कैपिटल। मैंने अभी तक लोगों से कितना अमाउंट मांगा? कितना मिल गया? अभी एक शेयर होल्डर से सपोज 1000 रुपए मिलना, बाकी सब मिल गया, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया मांगने के बाद? 75। वो पेड अप कैपिटल बनेगा। चलो, तो हमें शेयर कैपिटल में क्या चाहिए? सबसे पहले, इसके पहले भी अपन क्या लिखते हैं? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। फिर क्या लिखते हैं? सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। फिर अपन क्या लिखते हैं? सब्सक्राइब्ड एंड, उसके 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या? सब्सक्राइब्ड एंड, सब्सक्राइब बट, और तीसरा पार्ट शेयर फॉर फीचर। तो सबको निकालते बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और नॉट फुली पेड कैसे आता है? फुली पेड और नॉट फुली पेड कैसे आता है? ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी शेयर फुली पेड कब कहलाएगा? कोई भी शेयर, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंपनी ने फुल अमाउंट कॉल किया है और शेयर होल्डर ने भी पूरा अमाउंट पे किया है, तो ही वो शेयर क्या है, अदरवाइज वो शेयर क्या है? क्लियर है? दोनों कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या? कंपनी ने फुल अमाउंट कॉल किया, फुल नॉमिनल वैल्यू कॉल किया, शेयर होल्डर ने भी फुल नॉमिनल वैल्यू पे किया, तो ही वो शेयर क्या है। इसके अलावा जो भी केस, वो क्या है?
क्लियर है? चलो मैं कुछ केसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, कंपनी ने 10 रुपए कॉल किया, शेयर होल्डर ने 10 रुपए दे दिया, फुली पेड या नॉट फुली पेड? फुली पेड। कंपनी ने 8 रुपए मांगा, शेयर होल्डर ने 10 रुपए दिया, शेयर होल्डर पूरे 10 रुपए दे चुका है, फुली पेड या नॉट फुली पेड? नॉट फुली पेड। बन जाएगा। कंपनी ने 8 रुपए मांगा, शेयर होल्डर ने भी 8 रुपए दिए, तो पहले वाले में क्या था, सेकंड वाले में क्यों नॉट फुली पेड? ध्यान देना, सेकंड में तुमने बोला 8 रुपए मांगा, उसने 10 दिया, उसने ज्यादा दे दिया, तो तुम बोल रहे हो कि नॉट फुली पेड। अभी मैंने 8 मांगा और वो 8 दे रहा है, तो फुली पेड। ध्यान देना, दोनों केस में नॉट फुली पेड। तू सुन ले अब, चलो ध्यान से सुनना, दोनों केस में। क्यों? पहली कंडीशन तो सुनो अच्छे से। मैंने क्या बोला, कंपनी ने पूरा पैसा और शेयर होल्डर ने भी पूरा पैसा। इस केस में, सेकेंड केस में कंपनी ने पूरा 10 रुपए मांगा क्या, तो नॉट फुली पेड। थर्ड केस में कंपनी ने 8 मांगा, शेयर होल्डर ने भी, तो भी ये क्या है, नॉट फुली पेड बनेगा। कोई दिक्कत? सिर्फ एक केस में, कौन सा, जब कंपनी ने फुल नॉमिनल वैल्यू कॉल किया, शेयर होल्डर ने भी फुल नॉमिनल वैल्यू, तभी वो शेयर क्या कहलाएगा, अदरवाइज वो शेयर्स क्या कहलाएंगे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई भी शेयर फुली पेड कब होगा, जब कंपनी ने पूरा नॉमिनल वैल्यू कॉल किया, शेयर होल्डर ने भी पूरा नॉमिनल वैल्यू, तभी वो शेयर क्या है, अदरवाइज वो शेयर्स क्या है, बन जाएगा। केसेस याद रखोगे? आगे बढ़े, एक और केस देख लेते हैं। कंपनी ने 8 मांगा, उसने कितना दिया, फुली पेड या नॉट फुली पेड? कंपनी ने 10 मांगा, उसने 8 दिया, अब क्लियर है? सिर्फ एक केस में क्या होगा, पक्का? आगे बढ़े, तो हमें क्या करना है, जो भी शेयर्स हैं उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, फुली पेड और क्लियर है? हमें क्या निकालना है यहाँ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। तो हमारे पास जो भी शेयर्स हैं, हमें पहले पता करना है कितने शेयर्स फुली पेड हैं, कितने शेयर्स, क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। वर्किंग नोट कहीं नहीं लिखा है, कोई बुक में नहीं लिखा है, तो अच्छे से सुनना, ठीक है? कहीं नहीं है, कोई बुक में नहीं है, तो अच्छे से सुनना, जो नहीं बनेगा तुरंत पूछना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, लोगों के पास हमारे शेयर्स कितने हैं, लोगों के पास हमारे शेयर्स, तो वो कैसे आएगा, शेयर सब्सक्राइब। पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा, शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, क्लियर है? हमने ऑफर किया था 50,000, लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, 50,000 से ज्यादा, तो मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे, तो लोगों के पास हमारे शेयर्स कितने हैं, बन जाएगा। अप्लाई कितना किया उस पर दिमाग मत लगाना, लोगों के पास कितने शेयर्स हैं, दैट इज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल बनेगा। कोई दिक्कत? इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे शेयर्स फोरफिटेड, माइनस क्या कर देना है, सपोज 1000 शेयर फोरफिट कर दिए। अब पब्लिक के पास हमारे कितने शेयर्स हैं, 49,000 शेयर्स। पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं, इसमें हमें ऐड क्या करना है, शेयर्स री इशूड, ऐड क्या करना है, 600 शेयर्स री इशू कर दिए वापस। तो अभी पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं, कुछ भी बोलते हो, 600, ठीक है? पब्लिक के पास शेयर्स कितने हैं, 49,000 बनेगा। कोई दिक्कत? ये जो भी शेयर्स पब्लिक के पास हैं, ये क्या होंगे, या तो फुली पेड, या तो फुली पेड होगा, या तो इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है, बनेगा। या तो फुली पेड है, या क्या निकालना इजी है, क्या निकालना इजी है, फुली पेड कब होता है कोई भी शेयर, जब कंपनी ने पूरा अमाउंट मांगा और उस शेयर होल्डर ने पूरा अमाउंट, तभी वो शेयर क्या कहलाएगा, अदरवाइज शेयर्स क्या है, बन जाएगा। क्या निकालना है, इजी है, क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हें पहला, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे तुम्हें आके क्या पूछना है,
पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, क्या कंपनी ने, क्या इंग्लिश में लिखूंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है। क्या कंपनी ने पूरा पैसा, क्या कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया है, क्या कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, क्या कंपनी ने पूरा पैसा, इसके आंसर्स कितने हो सकते हैं, दो आंसर्स होंगे, यस और क्लियर है। अगर आंसर आया नो, अगर आंसर आया तो पूरे के पूरे शेयर्स क्या है, नॉट फुली पेड, पूरे के पूरे शेयर्स क्या हो गए, बनेगा। कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं है तो पूरे शेयर्स क्या हो गए, बनेगा, कोई दिक्कत। अगर कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है, आंसर आया यस, तो दूसरा क्वेश्चन पूछना है। अगर आंसर आया यस तो दूसरा क्वेश्चन पूछना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछोगे, क्या, अच्छे से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट को लाइटली मत लेना, ये एक ही क्लास में समझाऊंगा, दूसरी क्लास में नहीं। बार बार अगर मैं सिर्फ यही बोलूंगा जाके वीडियो देख लो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराने वाला हूँ बैलेंस शीट, और जो भी हो गए, कोई भी क्वेश्चन बोलोगे मैं उसका बैलेंस शीट बना के दे दूंगा, क्लियर है। जो नहीं समझ में आया इतना डिटेल में कोई कराने वाला है ही नहीं, पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना, इतना डिटेल में वैल्यूज कैसे आती है कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैं भी नहीं बताने वाला हूँ, यूट्यूब से देखना है या लिंक से देखना है। चलो पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, क्या कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है, या तो यस या नो आया, मतलब पूरे के पूरे शेयर्स क्या हैं, क्योंकि कंपनी ने पूरा 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू मांगा ही नहीं है तो पूरे शेयर्स क्या हो गए। अगर कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए, कंपनी ने पूरे पैसे, उस केस में नॉट फुली पेड कब होगा, जब शेयर होल्डर ने पूरे पैसे नहीं दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या कोई शेयर होल्डर से, क्या कोई शेयर होल्डर से अभी भी पैसा मिलना, क्योंकि हम शेयर्स क्या कर देते हैं, कैंसिल, कैंसिल कर दिया तो उस शेयर होल्डर से पैसे मिलने बाकी, क्लियर है। हो सकता है कोई शेयर होल्डर से अभी भी पैसे मिलना, हमने अभी तक उसके शेयर कैंसिल, क्लियर है। मैंने 10 रुपए मांग लिया, किसी से कोई इंस्टॉलमेंट मिली नहीं, मिलना, अभी तक हमने उसके शेयर कैंसिल नहीं किए, कैंसिल होना, तो वो शेयर होल्डर क्या बन जाएगा, नॉट फुली पेड। क्या कोई शेयर होल्डर से अभी भी कुछ पैसा मिलना, ठीक है, कुछ पैसा मिलना बाकी है। अगर इसका आंसर क्या आएगा, इसके दो आंसर्स आ सकते हैं, क्या क्या, यस और नो। अगर आंसर आया नो, आंसर आया मतलब कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है, सभी शेयर होल्डर से पूरा पैसा मिल गया, सभी शेयर होल्डर से पूरा पैसा, तो पूरे के पूरे शेयर्स क्या हैं, फुली पेड, ऑल शेयर्स आर फुली पेड बन जाएगा, ऑल शेयर्स आर बन जाएगा। अगर इसका आंसर आया यस, तो जिस शेयर होल्डर से पैसा मिलना बाकी है सिर्फ वही क्या होगा, नॉट फुली पेड। जिस शेयर होल्डर से पैसा मिलना बाकी सिर्फ वही शेयर होल्डर क्या होगा, बाकी सब क्या है, समझ में आया। अगर आंसर आया यस, तो जिससे पैसा मिलना बाकी है, जिससे पैसा मिलना बाकी है, पैसा बाकी है, वो क्या है, वो क्या है, वो है नॉट फुली पेड, क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सिर्फ वही क्या है, नॉट फुली पेड, बाकी सब क्या है, समझ में आया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैसे पता करें कितने शेयर्स फुली पेड है या कितने शेयर्स, पहले हमने क्या देखा, लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, लोगों के पास कितने शेयर्स है, लोगों के पास कितने शेयर्स, फिर हमने उसमें से माइनस कर दिया कंपनी ने कितने शेयर, फिर हमने उसमें ऐड कर दिया हमने वापस कितने शेयर्स, तो हमें क्या मिल गया, लोगों के पास मेरे टोटल कितने शेयर्स हैं, कोई दिक्कत। ये शेयर्स क्या होंगे, या तो
या तो क्या इजी है निकालना? कैसे निकालोगे? पहला क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछोगे? क्या कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है? अगर आंसर आया नो तो पूरे के पूरे शेयर्स क्या हैं? इसका आंसर आया यस तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछना है। दूसरा क्वेश्चन क्या किसी शेयर होल्डर से अभी भी पैसा मिलना? ठीक है, इसके आंसर्स कितने आएंगे? तो क्या नो आया मतलब पूरे के पूरे शेयर्स, और अगर आंसर यस आया इसका मतलब सिर्फ वही शेयर होल्डर, उसके पास जितने भी शेयर्स हैं वो क्या है? बाकी पूरे शेयर्स क्या हैं? समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? तो लिखना कैसे है बैलेंस शीट में, ध्यान से सुनना। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सपोज अभी 49,600 में से 49,300 शेयर्स क्या है? फुली पेड। 49 सपोज बता दिया, 49,300 शेयर्स क्या है? तो कैसे लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में? नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है 49,300 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और आगे क्या लिखोगे? फुली पेड। आगे क्या लिखना है? और फिर इसका जो भी वैल्यू आएगा, फुली पेड है तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी बताओ? 4,93,000 इनर कॉलम में बन जाएगा ये आया समझ में? फिर तो कितने शेयर्स नॉट फुली पेड हैं? 300 शेयर्स। कितने शेयर्स नॉट फुली पेड हैं? 300 शेयर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 49,300 शेयर्स रुपीज, या अब कंपनी तो पूरा मांग चुकी है तो अपन क्या लिखेंगे? फुली कॉल्ड। क्या लिखना है? फुली। कंपनी ने तो पूरा मांगा है, कंपनी ने अगर पूरा नहीं मांगा तो इसके सामने हम लिखेंगे जितना कंपनी ने कॉल किया। कैसे? 49 सॉरी ये कितने शेयर्स हैं? 300। कितने शेयर्स थे? तो क्या लिखेंगे? 300 शेयर्स रुपीज 8 कॉल्ड अप, रुपीज 10 कॉल्ड अप, रुपीज 7 कॉल्ड अप, जितना कंपनी ने मांगा है। इस केस में पूरा मांगा है तो क्या लिखना है? 300 शेयर्स फुली कॉल्ड अप। 300 शेयर्स फुली, तो इसकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 3,000। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? इसमें से फिर माइनस क्या करना है? ध्यान से सुनना। माइनस क्या करना है? कॉल्स इन अरियर। माइनस क्या करना है? कॉल्स इन अरियर। सपोज इन 300 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए मिलना, तो वो माइनस कर दो। ये 600 रुपए क्या है हमारा? कॉल्स इन। तो यहाँ पे हमारा इसका पेड अप वैल्यू कितना आ गया? 2,000। समझ में आया? बनेगा। पहले हमें क्या देखना है? पब्लिक के पास हमारे कितने शेयर्स हैं? वो शेयर्स क्या होंगे? या तो फुली पेड या नॉट फुली पेड। ये शेयर्स निकाल लिया। इसके बाद की चीजें बहुत इजी है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में क्या लिखोगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में क्या लिखना है? कितने शेयर्स फुली पेड है उसका क्या लिख लो? पेड अप वैल्यू। उसका क्या लिख लिया? बन जाएगा। फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में क्या लिखना है? सबसे पहले कितने शेयर्स नॉट फुली पेड है? जैसे इस केस में कितना आया? 300। और आगे क्या लिखना है? कंपनी ने कितना कॉल किया। सपोज कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी है तो क्या लिखोगे? फुली कॉल्ड। कंपनी ने 8 मांगा होगा तो क्या लिखोगे? रुपीज 8 कॉल्ड अप। अगर कंपनी ने 8 मांगा होगा तो यहाँ क्या लिखना है? रुपीज 8, और यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी फिर? 2400। फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी? समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे फिर इसमें से माइनस क्या करना है? कॉल्स इन, जो पैसा अभी भी मिलना, और ये तभी पॉसिबल है जिसके शेयर्स अभी फोरफीट। शेयर फोरफीट हो गए तो कभी भी कॉल्स इन अरियर आने वाला। अगर कुछ शेयर्स फोरफीट होना तो ही क्या दिख सकता है? कॉल्स इन अरियर बनेगा। कोई दिक्कत? तो ये दोनों अमाउंट आ गया। इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करना है। कौन कौन सी 3 अमाउंट्स? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट, और तीसरा पार्ट हमें क्या मिल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? शेयर कैपिटल के सामने क्या अमाउंट आएगा? ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने करेंट ईयर की वैल्यू में लिख देना है। क्लियर है? बनेगा थोड़ा बहुत? बनेगा थोड़ा बहुत?
आज का वीडियो वापस जाके देखना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने, 8th क्वेश्चन तक, 6th 7th 8th मैंने क्लास में कराया होमवर्क वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बैलेंस शीट एक बार ट्राई करके आना। बैलेंस शीट में मुझे क्या क्या ला के दोगे तुम लोग, शेयर कैपिटल की वैल्यू, दूसरी चीज क्या ला के दोगे, रिजर्व्स एंड, और तीसरी चीज क्या काम आती है, देखो बाकी सब चीजें नहीं लिखनी है, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और लिखने की जरूरत। फिर हम आ गए किसमें, एसेट्स में। सेकंड हमारा क्या है पार्ट, एसेट्स। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स नहीं लिखना है, सीधा कहां आ गए, करेंट एसेट्स में भी कौन सा, डी वाला पार्ट, कौन सा, कैश एंड, उसके सामने क्या लिखोगे, बैंक की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे बैंक की वैल्यू, जहां जहां पे बैंक कहां आया, डेबिट में, जितनी एंट्रीज में बैंक कहां आया उसको ऐड करना, जितनी एंट्रीज बैंक क्रेडिट में आया उसको ऐड करके दोनों का क्या निकाल लो, डिफरेंस। कर सकते हो। इसको बार बार सुनना, 3-4 दिन अगर सुन रहे हो ना, बैलेंस शीट रट जाएगी बिल्कुल, क्लियर है। और घर जाके मैंने ये जो तुम लोग को फॉर्मेट बनाया ना, ये बना लेना, ठीक है। मैंने ये जो फॉर्मेट बना के दिया, घर में जाके बना लेना, ठीक है। कोई डाउट्स हैं, यू कैन आस्क योर डाउट्स। मैंने बोला तुम लोग को